नमस्कार दोस्तों। एक तगड़ा झटका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दिया है मूडीज ने। जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 4 महीने के बाद देखने को मिले, उसने दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को यह एक तरह से फोर्स किया कि वो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटाए। और आज इस विषय पर एक विस्तार से चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है अमेरिका में। देखिए भाई, तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने उन्हें 4 महीने हो चुके हैं। और जो लास्ट फ्राइडे है ना, इसी शुक्रवार को जो मूडीज, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको एक पायदान नीचे घटा दिया है। 1 नॉच, यानी कि एक पायदान नीचे घटा दिया है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, जरा उसको देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। देखिए, दुनिया में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज है जो किसी राष्ट्र की, है ना, किसी कंपनी की तो वो करती है, किसी राष्ट्र की ऋण योग्यताओं का माप का आकलन करती है इस आधार पर कि वो ऋण को किस प्रकार से चुका पाएगी, उसकी क्षमता कितनी है। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप किसी को उधार देते हो तो उधार देते समय आप इस बात का ध्यान रखते हो कि नहीं कि वो आपको पैसा रिटर्न करने की स्थिति में होगा या नहीं होगा। मतलब आज अगर आपसे कोई 100 रुपए मांग रहा है और आपको लगता है कि बहुत अच्छा वर्दी व्यक्ति है, आज इसके पास 100 रुपए की कुछ कमी है, कोई बात नहीं, दे देते हैं। ये वादा कर रहा है कि 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना में वापस कर देगा। अगर आपको ये फील होता है तो आप बड़े आराम से उधार देते हो। लेकिन अगर आपको ये फील हो जाए कि ये उधार वापस नहीं कर पाएगा या मुश्किल से कर पाएगा, तो आप उधार देने में आनाकानी करोगे कि नहीं करोगे। और अगर एक देश के लेवल पर देखा जाए, एक राष्ट्र के लेवल पर देखा जाए, तो मूडीज जैसी एजेंसी यही आकलन हर राष्ट्र के लिए करती है कि जो वो ऋण लेता है, क्या वो अपने ऋणों को बेहतर तरीके से चुका पाएगा। उस राष्ट्र की जीडीपी या उस राष्ट्र का जो जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है, क्या वो इस प्रकार की चल रही है कि वो अपने ऋणों को और अपने अपने जो ऋण लायबिलिटीज है उसका इजीली भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके देश के अंदर वित्तीय स्थिरता अगर है तो ये ऐसा लगेगा कि वो कर पाएगा। और अगर वित्तीय स्थिरता नहीं है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि वो अपनी लायबिलिटीज को चुका पाने में असमर्थ हो जाए। तो इसकी संभावनाओं का आकलन करती है और लगभग 1 दशक के लिए, है ना, 1 डिकेड के लिए इनका आकलन आता है, जिससे कि पता लगता है कि अगले 1 दशक में इस अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है। और इसका बड़ा फायदा होता है किन के लिए, निवेशक के लिए भी और देश के लिए भी। जो उस देश की अर्थव्यवस्था में काम करने वाले हैं, निवेशक है, उनको आइडिया हो जाता है कि निवेश करना कितना सेफ रहेगा। और अगर ये रेटिंग नीचे गिरती है तो निवेशक को एक खतरा पैदा हो जाता है कि यहाँ निवेश करना उतना सेफ नहीं जितना पहले था। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या उसकी रेटिंग है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, ये कितना कितना टाइम में का आकलन करती है, 1 दशक का आकलन करती है। और देखती है कि सरकारी ऋण कितना है और ब्याज भुगतान कितना है। मतलब उसकी जीडीपी का कितना सरकारी ऋण है और कितना उसका ब्याज भुगतान है। मान लीजिए कि अगर ये कहती है कि जीडीपी का 78% ऋण है, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए कमाए जाते हैं तो 78 रुपए जो उधार है, उधारी चुकाना है। और अगर ये कहता है कि मान लीजिए जीडीपी का 60% इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 60 रुपए तो अनिवार्य रूप से जाने ही है किसमें, इंटरेस्ट पेमेंट में। तो फिर आर्थिक गतिविधि के लिए तो 40 ही बचे, है ना। अगर ऐसी स्थिति में किसी देश की है तो फिर मूडीज उसको जो रैंक देती है वो होती है उसकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। अगर किसी देश में ये अनुपात ज्यादा होता है तो वो उस क्रेडिट रेटिंग में नीचे गिरता है और निवेशक के लिए वो अच्छा स्थल नहीं माना जाता। माना जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। मतलब ये वृद्धि नहीं होना चाहिए, ये गिरना चाहिए, जिससे कि निवेशक को ये एहसास हो जाए कि इस देश में निवेश करना आसान है। ये मूडीज जैसी संस्थाओं का, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ये आकलन होता है। अब देखिए, एक 3 इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। एक का नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक का नाम है मूडीज और एक का नाम है फिच। तो अगर कोई देश जो है वो प्राइम है, प्राइम का मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने ऋणों को चुकाने में समर्थ है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर उसको ट्रिपल ए, कैपिटल ट्रिपल ए की रेटिंग देता है। मूडीज उसको ए, फिर 2 स्मॉल ए की रेटिंग देता है। और फिच उसको डबल ए, ट्रिपल ए की रेटिंग देता है। और अगर ये नीचे गिरता है ना,
एक पायदान नीचे गिरता है, हाई ग्रेड रेटिंग पर आता है, प्राइम से हाई ग्रेड पर आता है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर उसको ए प्लस रेटिंग देता है, यानी कि एक ए यहां से हटा देता है। मूडीज जो है वो ए, दो स्मॉल ए की बजाय अब ए1 की रेटिंग दे देता है, और फिच क्या करता है, वो ट्रिपल ए की बजाय ए प्लस की रेटिंग देता है। यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच के जो सिंबल्स है वो एक जैसे है, लेकिन मूडीज का इनसे डिफरेंट है। तो मूडीज ने ये किया है कि जो अमेरिका की रेटिंग उसने प्राइम रख रखी थी ए यानी कि ए और दो स्मॉल ए, उसकी जगह पर उसने ए1 रेटिंग दे दी है। और इसका मतलब हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी को एक तरह से उसने, सवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने माना है कि वो थोड़ा गिर रही है। देखिए, हाई ग्रेड के बाद आता है अपर मीडियम ग्रेड, वो ए वाली में रहता है। उसके बाद लोअर मीडियम ग्रेड होता है, इंडिया इसी में आता है। फिर आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्पेकुलेशन, नॉन इन्वेस्टमेंट बता देता है कि भैया निवेश मत करना। फिर आता है हाईली स्पेकुलेटिव, बहुत खतरे में है। उसके बाद आता है सब्सटेंशियल रिस्क, कुछ रिस्क है। उसके बाद आता है एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव, बहुत खतरनाक स्थिति है। तो खैर, आज हमारी चर्चा यहां पर है कि मूडीज ने ये रेटिंग दी है और ये है। अब याद रखिएगा क्या किया है मूडीज ने। जो अमेरिका की सवरन क्रेडिट रेटिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी थी, जो प्राइम रेटिंग थी, उसको उसने एक पायदान नीचे गिरा दिया, और नीचे गिराकर उसने हाई ग्रेड पर लेकर आ गए, है ना। जो अमेरिका प्राइम रेटिंग में था उसको वो हाई ग्रेड में लेकर आया है, और ये अमेरिका के अंदर हुआ है। मूडीज ने क्या कहा है, मूडीज ने ये कहा है कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ में जो कंज्यूमर का सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डिटेरिएशन आने की संभावना है, गिरावट की संभावना है। और वेरियस कंट्रीज में है, तो हकीकत बात है कि बहुत सारे देशों में तो है ही, लेकिन ऐसी संभावना अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल रही है। मूडी का कहना है, सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कांग्रेस have failed to agree on measures to reverse the trend of large annual fiscal deficits and growing interest cost. फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, और अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो ब्याज जो है, मतलब ब्याज लेने की कॉस्ट भी बढ़ेगी, उधार लेने की कॉस्ट भी बढ़ेगी। आप 100 रुपए उधार लेते थे, 4% रेट पे मिल जाता था। अब 100 रुपए उधार अगर आपको 5% रेट पे मिल रहा है, तो आपको ब्याज की दर भी ज्यादा पे करनी पड़ रही है। और साथ साथ में जो आपकी लागतें आ रही है, मतलब जब सरकार खर्चे करेगी, तो जो सरकार पहले 100 रुपए पर 4% ब्याज देती थी, अब वो सरकार 100 रुपए पर 5% ब्याज देगी, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी ना, ब्याज की, ब्याज लागत। तो इसको घटाने में अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस, जो एक तरह से वहां की पार्लियामेंट होती है, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। आगे देखते हैं मूडीज का क्या कहना है। हमें विश्वास नहीं है, वी डू नॉट बिलीव दैट मटेरियल मल्टीप्लायर रिडक्शंस इन मैंडेटरी स्पेंडिंग एंड डेफिसिट विल रिजल्ट फ्रॉम करंट फिस्कल प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब हमको विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में भी ये फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, और साथ साथ में जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो घटेगी। मूडीज ने यह भी कहा, ओवर द नेक्स्ट डिकेड वी एक्सपेक्ट लार्जर डेफिसिट एज एंटाइटलमेंट स्पेंडिंग राइज व्हाइल गवर्नमेंट रेवेन्यू रिमेन्स ब्रॉडली फ्लैट। सरकार का राजस्व वैसा ही रहने वाला है, और सरकार के खर्चे, डेफिसिट जो सरकार का घाटा है वो बढ़ेगा, और सरकार के वो खर्चे जो कि फिक्स है, जो उसको पेमेंट करने हैं, उधारी जो है उस पर जो ब्याज का पेमेंट करना है, वो लगभग लगभग वैसा ही रहने वाला है, जिससे कि सरकार का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, ब्याज का भुगतान करने का बर्डन बढ़ेगा, सरकार का डेट यानी कि सरकार का उधार भी बढ़ेगा। ऐसा मूडीज का आकलन है। और अब मूडीज ने और स्पेसिफिक आकलन क्या किया है, अमेरिका का राजकोषीय प्रबंधन यानी कि फिस्कल परफॉर्मेंस। फिस्कल परफॉर्मेंस होता है कितना आया कितना गया, सरकार के खजाने में कितना आया कितना गया, इसकी परफॉर्मेंस वो अमेरिका के खुद के अतीत, मतलब जो अमेरिका ने अतीत में परफॉर्मेंस दी है उससे भी खराब रहने की संभावना है। और जो हाई रेटेड इकोनॉमीज है अमेरिका जैसी, जिनको उसने ट्रिपल ए की रेटिंग दे रखी है, उसमें उसके कंपैरिजन में भी अमेरिका की परफॉर्मेंस खराब होने की संभावना देखने को मिलती है।
अब फिच 2023 में ही घटा चुका है। मैंने बताया था फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसने ट्रिपल ए रंग में रख रखा था, वो उसको 2023 में अमेरिका की रेटिंग को घटा चुका है, ए प्लस कर दिया था, और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ए प्लस इसको 2011 में ही कर दिया था। बहुत पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर 2011 में ला चुका था, फिच 2023 में लाया, और मूडीज इसको 2025 में लेकर आया। यानी कि अब जितनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दुनिया में बेहतर काम कर रही है, उन सब का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। क्या कहा गया? पिछले एक दशक में लगातार राजकोषीय घाटे में और संघीय ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई है, और सरकार ने संघीय व्यय में वृद्धि हुई और करों में कटौती करके सरकार ने राजस्व को कम कर दिया। एक तरफ तो सरकार के खर्चों में बढ़ोतरी हुई, और दूसरी तरफ सरकार ने जो टैक्स लगाती थी सरकार, उसमें कटौती की। पर्टिकुलर हुआ क्या? जो सरकार के पास राजस्व आता था वो कम हो गया, तो आने वाला पैसा कम हो गया और सरकार के खर्चे बढ़ गए, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। अरे भैया, सरकार के पास एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेंगे, जरा देखते हैं, राजकोषीय घाटा कहते किसको है? एक देश की सरकार के एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय और कुल आय के अंतर को कहते हैं। तो अगर सरकार के एक्सपेंडिचर्स यानी कि खर्चे बढ़ रहे हैं, सरकार के जिसको आप कह सकते हैं इनकम घट रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है? टैक्स में कटौती कर रही है। तो अगर एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, और ये डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ये मूडीज का साफ साफ आकलन है, सिंपल अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। मूडीज ने कहा जैसे जैसे घाटा और ऋण बढ़े हैं, वैसे वैसे ब्याज दरें भी बढ़ी है, और सरकारी ऋणों पर ब्याज भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो सरकार ने ऋण ले रखे थे उस पर वो जितना ब्याज दे रही थी, उसमें बहुत कंसिडरेबल वृद्धि हुई है। जो सरकार ब्याज में पैसे चुका रही है, वो सरकार किसी निवेशक को बेहतर रिटर्न कैसे दे पाएगी? क्या कहा? विदाउट एडजस्टमेंट टू टैक्सेशन, करों में और व्यय में समायोजन के बिना हम उम्मीद करते हैं कि बजट जो है उसके अंदर लचीलापन सीमित रहेगा। और जो इसने कहा 2024 में जो 73% सरकार का अनिवार्य व्यय था, वो 2035 में बढ़कर कितना हो जाएगा? 78%। अनिवार्य व्यय वह होता है जो कि करना ही पड़ेगा, मतलब आपकी देनदारियों से संबंधित है। आपने जो पुराने उधार ले रखे हैं उसमें उधार का चुकाना, है ना, जिसने सरकार के बॉन्ड को खरीद रखा है उसका भुगतान करना, ब्याज का भुगतान करना, ये तो अनिवार्य व्यय है। ठीक वैसे ही जैसे आप सैलरी कमाते हैं 100 रुपए, आपके मकान का किराया, बच्चे की फीस, राशन, ये सब अनिवार्य व्यय है। बाकी आपके पास 100 में से अगर 90 रुपए अनिवार्य व्यय हो गए तो डेवलपमेंट की तो 10 ही बचेंगे। तो अगर किसी सरकार के अनिवार्य व्यय 73% से बढ़कर 78% तक हो जाएंगे, तो डेवलपमेंट के लिए तो 22 ही बचेंगे, और ये 22 अगर सिर्फ इतना ही बचा, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो निवेश की दृष्टि से खतरनाक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले के कंपैरिजन में उतनी नहीं जितनी इंडिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जो प्राइम अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो जो है कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मूडीज कहता है $4 ट्रिलियन का घाटा और बढ़ेगा आने वाले अगले दशक में। $4 ट्रिलियन का घाटा बढ़ने की संभावना है। राजकोषीय घाटा $4 ट्रिलियन में गिर जाएगा। और ये क्या कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9% तक पहुंच जाएगा राजकोषीय घाटा। जीडीपी का 9% फिस्कल डेफिसिट, इंडिया जैसे देश में टारगेट रखा जाता है कि ये 3% रहे, ठीक है। और अमेरिका के अंदर जो कि जगह याद रखिएगा, घाटा हमेशा खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट का सूचक होता है। लेकिन अगर ये घाटा डेवलपमेंट के कार्यों से नहीं होकर अनिवार्य व्यय के कारण हो रहा है, 78% अनिवार्य व्यय होने की संभावना है, यानी कि जो घाटा है वो अनिवार्य जो भुगतान है, कंपलसरी भुगतानों को चुकाने में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये खतरनाक है। तो ये कितना हो जाएगा? जीडीपी का 9%, जो 2024 में कितना है? 6.4%, वर्तमान में कितना है? 6.4%, अगले 10 सालों में कितना हो जाएगा? लगभग 9.5%। और इसका मुख्य कारण होगा कि कम राजस्व सृजन और अधिक उधार। रेवेन्यू कम लेते हो, उधार अधिक, ये सब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, मूडीज की रिपोर्ट में, कि संघीय ऋण का बोझ 2035 तक जीडीपी का 134% हो जाएगा।
जो कि वर्तमान में 2024 में कितना है 98%, वो 2035 तक आते आते 134% हो जाएगा। तो अगर अर्थव्यवस्था में इतनी घालमेल झोल चल रहा है तो मूडीज का कहना था नाउ अमेरिका इज नॉट द प्राइम कंट्री, उसकी रेटिंग ए से घटाकर उसने A1 कर दी है, ये 1 नॉच का डाउन है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि किस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कुछ कंसिडरेबल बदलाव हुए, जिसका असर भी इस पर पड़ रहा है। थैंक यू सो मच।